पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुश आमदीद पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुम्मा मुबारक। हसनैन, आपको भी जुम्मा मुबारक। और यकीनी तौर पर आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा, आप टीवी के सामने बैठ चुके होंगे और सुबह की सोच आपने लगा लिया होगा। और आज हमारे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं। शुरू करते हैं हम जिस तरह से हम डेली बेसिस पे शुरू करते हैं अपनी ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज से। सबसे पहली स्टोरी जो हमारे पास है वो ये है कि 10वीं जमात में आला पोजीशन लेने वाला तालिब इल्म एक दिन के लिए पंजाब का वज़ीर तालीम बन गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अपने ओहदे का चार्ज एक दिन के लिए एक तालिब इल्म को सौंप दिया। ननकाना साहब के रिहायशी अबू जर ने 10वीं जमात में आला पोजीशन हासिल की थी और एक दिन का वज़ीर तालीम अबू जर सरकारी गाड़ी पर मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर पहुंचा। सरकारी अफसरों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया और अबू जर ने मुतअद्दिद सरकारी उमूर निपटाए और उनकी ज़ेर सदारत तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ इजलास भी हुए। तालिब इल्म वज़ीर तालीम ने तालीमी हालात और स्कूलों में सहूलतों के हवाले से ब्रीफिंग भी ली और उसी दौरान एक दिन के वज़ीर ने अफसरों को हिदायत भी जारी की और अबू जर ने इजलास में स्कॉलरशिप स्कीम, गरीब बच्चों की फीस माफ़ी के हवाले से बातचीत, फिर असातिज़ा के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी पर भी मुशावरत की। और तालिब इल्म वज़ीर तालीम पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफिंग दी कि ये भी कहा कि महकमे को चलाना आसान काम नहीं होता, बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग स्टोरी ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। और इसमें मुझे अप्रिशिएट करना होगा पंजाब के वज़ीर तालीम जो राना सिकंदर साहब हैं, सिकंदर हयात साहब हैं, उनकी डेफिनेटली तारीफ बनती है। और मैंने देखा है कि पंजाब में हम अक्सर देखते हैं कि राना साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि इंटीरियर पंजाब में भी और पंजाब के दूर दराज के इलाकों में ये जाते हैं, स्कूल्स के दौरे भी करते हैं, उनके हालात भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अब ये इकदाम हमारे सामने आया है और ये वेरी पॉजिटिव है कि आप एक लड़के को और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं जो कि टॉपर था अपनी उस बैच का और मैट्रिक का। सो डैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम पंजाब। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से बताते हैं। PIA की नीलामी के लिए तैयार हो चुकी है PIA और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के उमूर पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से तमाम मराहिल तेज़ रफ्तारी और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की जो फ्लीट है उसमें काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाए अमल तैयार करने, तरतीब देने की उन्होंने हिदायत भी की है और इनकी जो बरवक्त रवानगी है उस हवाले से उन्होंने जोर भी दिया। इजलास को PIA की निजकारी और उस हवाले से बिजनेस प्लान्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि PIA की निजकारी के हवाले से 4 पार्टीज़ को प्री क्वालिफिकेशन के लिए मंजूर कर लिया गया और जल्द PIA की निजकारी के हवाले से नीलामी होगी जिसमें PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि निजकारी के हवाले से ये शर्त रखी गई है कि निजकारी के बाद PIA का जो नाम है और उसकी थीम है ये बिल्कुल नहीं बदलेगी और बिजनेस प्लान के तहत 2029 तक PIA की फ्लीट में काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि इस वक्त कौमी एयरलाइन 30 से ज़ायद शहरों में सर्विस मुहैया कर रही है और बिजनेस प्लान के तहत 2029 तक PIA की सर्विस 40 से ज़ायद शहरों तक बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले भी हमने मुतादिद न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम भी किए हैं, बातचीत भी की है और अब बाकायदा तौर पर यह खबर सामने आई है कि 4 कंपनीज को अप्रूव कर लिया गया है कि वो इसकी बिडिंग करें और इसमें कुछ अब कंडीशंस भी रखी गई हैं। जैसे हसनैन आपने कहा कि 75% है, पूरे 100% शेयर्स के हवाले से बात नहीं की गई। ज़ाहिर अब जो बाकी के जो 25% हैं वो तो सरकारी ही में रहेंगे और साथ ही साथ इसमें ये कंडीशन भी है कि जितने भी जब भी इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो PIA का नाम तब्दील नहीं होगा, नाम PIA ही रहेगा, उसकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो उसी तरह से मेंटेन रहेगी। इसके साथ जो बाकी कंडीशंस आपने बताए कि 2029 तक इसको 40 सिटीज़ तक एक्सपेंड भी किया जाएगा। इसके साथ साथ मजीद और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम वक्तन फ़वक्तन बातचीत करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर देते हैं कि पाकिस्तान ने फाइनली अपना मुकम्मल तौर पर महफूज मोबाइल फ़ोन तैयार कर लिया है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के पायलट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया फ़ोन ख़ास तौर पर सरकारी एहलकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पाकिस्तान में ही बनाए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये हैंडसेट इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होता बल्कि ये तैयारशुदा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इससे साइबर हमलों का ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है और मुल्क में तैयार करदा इस फ़ोन पर तमाम एप्लीकेशंस भी मकामी तौर पर तैयार की गई हैं
और ये डिवाइस पाकिस्तान के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के सिम कार्ड्स को सपोर्ट करती हैं। एनटीसी हुकाम के मुताबिक इस तैयार करदा फ़ोन में कोई बैकअप फीचर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी चोरी या किसी भी किस्म की सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की सूरत में डेटा निकालना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस डिवाइस के जरिए राबिते को ना तो मॉनिटर किया जा सकता है और ना ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है कि जिससे सरकारी इदारों के हसास राब्ते मुकम्मल तौर पर महफूज तरीन होंगे। जो फाइनली पाकिस्तान ने एक ऐसा फोन बना लिया है कि जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है, और अब आपके जो सरकारी एहलकार हैं, जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो सिक्योरली इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन के साथ वो इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कर लिया गया। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जब आप आजकल व्हाट्सएप को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, आजकल फ़ोन तो बहुत ही आसान हो चुका है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती थी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट के दरमियान, वो कहीं ना कहीं पे इंटरसेप्ट हो रही थी। और वो अगर लोकली इंटरसेप्ट हो तो उसका तो मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो उनको इंटरसेप्ट कर रही थी और उनको ये पता चल जाता था कि पाकिस्तान के प्लान्स क्या हैं। तो पाकिस्तान ने ये किया कि अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको मजीद सिक्योर करने की कोशिश की। खवातीन ज़्यादा फ़ोन्स की बात हो रही है तो स्मार्टफोन्स के हवाले से ही मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। स्मार्टफोन्स की बात हो तो बेशतर अफराद को, पूरी दुनिया की बात की जाए तो एप्पल आईफोन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उन्हें ख़रीदने की सकत ना भी रखते हो तो उनको पसंद ज़रूर करते हैं। मगर दुनिया का एक ऐसा शहर भी है जहाँ के चोर भी सिर्फ आईफोन्स को ही चुराना पसंद करते हैं। चोरों के पास भी तो दिल है। पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन मैं जो खबर आपको बता रहा हूँ ये दुनिया के एक ऐसे शहर की है जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये शहर है लंदन का, जहाँ के चोर सिर्फ आईफोन्स को ही हदफ बनाते हैं, जबकि चोरी के दौरान अगर एंड्रॉयड फ़ोन उनको नज़र आ जाए तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह हम कभी कभार अपने किसी मेहमान को नज़रअंदाज कर देते हैं अगर वो हमारे सवाल का जवाब सही ना देता हो। बिल्कुल तो खवातीन वज़ात एक रिपोर्ट में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ है, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से रिपोर्ट किए गए वाक़यात में सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया कि लंदन के मुतादिद शहरों ने इन वाक़यात को रिपोर्ट किया जिनमें चोरों ने उनके फ़ोन्स को छीना है, उसका ब्रांड चेक किया कि किस ब्रांड का है, और अगर वो आईफोन हुआ तो उसे लेकर भाग गए, और अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसको बिल्कुल फेंक देते हैं। दर हकीकत उनकी तरजीह ऐसी वाज़ेह होती है कि कुछ मुतासिर अफराद के मुताबिक चोरों ने उस वक्त भागने की भी ज़हमत नहीं की जब उन्हें इल्म हुआ कि उनके हाथ में आईफोन के बजाय कोई और स्मार्टफोन है। और सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनके मुताबिक इसके पीछे छुपी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि चोरी शुदा जो आईफोन है उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है, और कानूनी जो गैर कानूनी सेकंड हैंड मार्केट है उसमें ये ज़्यादा फ़रोख्त होता है और आईफोन्स पर उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जबकि एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करना थोड़ा सा, जो ये आईफोन डिवाइसेस हैं इनको अनलॉक करना थोड़ा सा आसान होता है। इसके मुकाबले में अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन्स अमूमन मिड रेंज यानी कि कम मालियत के होते हैं, उनकी रीसेल भी कम होती है। सो चोर जो फ़ोन चुराना चाहते हैं सिर्फ पाकिस्तान में भी और लंदन में भी और इंग्लैंड में भी वो आईफोन है, क्योंकि आईफोन वापस अच्छे पैसों में बिकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज ये नहीं है कि आपका आईफोन अगर 4 लाख का आपने लिया तो चोर भी उसको 4 लाख का बेचेंगे। होता यह है कि एंड्रॉयड फोन जब मार्केट में वो बेचने जाएंगे तो उनको 2500-5000 रुपया मिलेगा। ये आपको पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। और अगर आपका 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, व्हाट्सएवर 6.5-5 लाख का तो आजकल नया आईफोन आ रहा है, वो अगर आपसे वो चुराएंगे तो वो 15-20 हजार रुपए का बिकेगा। आप इतने वसूख से कैसे मैं इस वजह से चोरों की बातें वसूख से कर सकता हूँ कि हमारे मोबाइल चोरी हुए तो हमने इसके ऊपर तहकीक की तो हमें पता चला कि जो आईफोन आप 3-4 लाख रुपए के लेते हैं, चोर वो आगे जाके 10 से 15 हजार रुपए के देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। और हम वाकई हैरान हुए जब हसनैन ने कहा कि आप जगह का नाम सुनेंगी तो हैरान होंगी। लंदन में इस तरह की चोरियां हो रही हैं, फिर बाकी शहर तो, बाकी सिटीज तो दूर की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लंदन की बात हो ही रही थी, अमेरिका से भी कुछ खबर दे देते हैं। अमेरिका में 18 कैरात सोने से तैयार किया गया कमोड 1 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद में फरोख्त हो गया। सोने से बना कमोड इटालियन विजुअल आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलान ने तैयार किया है और बोली में सोने से तैयार कमोड अमेरिका के मशहूर ब्रांड ने लिया है। ये सुनहरी टॉयलेट कैटलान की बनाई गई 3 तख्लीकात में से एक है। इस 223 पाउंड्स वजनी ये टॉयलेट क्वालिटी के फनकार मिलान की, जिनकी मैंने बात की, उन्होंने 2016 में बनाया था और 2016 से 17 में न्यूयॉर्क के ग्यूगनहाइम म्यूजियम में उन्होंने नुमाइश के लिए पेश किया था। आपको ये भी याद रहे कि कैटलान अपने फनपारों के लिए मशहूर हैं और इस बात की जांच करते हैं कि फ़न क्या है
और उसकी कीमत कैसे लगाई जाती है, क्योंकि उनका दीवार पर टेप से चिपकाया हुआ केला कॉमेडियन 2024 में तकरीबन $62 लाख में फरोख्त हुआ था। बिल्कुल ऐसी है, और ये अजीब से फनकारे बनाते हैं। और ये आप देखिए कि एक वॉशरूम की सीट है जिसको उन्होंने इतना महंगा बनाया, सोने के साथ बनाया, और 1 करोड़ 20 लाख $1 डॉलर। करोड़ 20 लाख डॉलर का। यहाँ पे हमारे यहाँ तो 2 लाख रुपया को खर्च नहीं करता। सो खैर, जिसने 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता खवातीन आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको थाईलैंड के जंगलात से एक अच्छी खबर देता हूँ। थाईलैंड के घने जंगलात में एक ऐसी दिलकश मखलूक दरियाफ्त हुई है जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया। और ये मकड़ी न सिर्फ अपनी नई नौ में बल्कि इसके जिस्म की बात की जाए तो उसमें भी एक नायाब हयातियाती मज़र भी देखा गया है। और ये बड़ा एक अजीब व गरीब सा मज़र था कि ये निस्फ इसका जो जिस्म का हिस्सा है वो मर्द है, और निस्फ जिस्म के हिस्से की जो खुसूसियात हैं वो औरतों जैसी हैं, और दिखने में भी उसी तरह है। साइंसदानों ने इस मुनफरिद मकड़ी का नाम डिमार्कस इनाजुमा रखा है, जो कि एक मशहूर एनिमी किरदार से लिया गया है जो मर्द और औरत की शक्ल को बदल सकता है। ये मकड़ी अपने जिस्म की मुनफरिद रंगत और साख्त की वजह से काबिल तवज्जो बनी, और इसके बाएं निस्फ में खवातीन की खुसूसियात, जैसा मैंने पहले बताया, ज़ाहिर होती हैं, जैसे बड़े जबड़े चमकदार नारंगी रंग, जबकि दाएं निस्फ में मर्दाना खुसूसियात हैं। ज़ाहिरी तकसीम नहायत मुतवाज़न है, खूबसूरत है, और इस नौ में फितरत की एक और नायाब और हैरत अंगेज़ खुसूसियत के तौर पर सामने आती हुई हमें यह नज़र आई है। और इस मज़र को साइंसदानों ने, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो, एक ज़बरदस्त सा नाम भी दिया है। यानी ये एक जिस्म है जिसमें मर्द और औरत की जो खुलियाती खुसूसियात हैं वो मौजूद है, और मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह हालत इब्तदाई नशो-नुमा के दौरान जिनसी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके सबब पैदा हुई, और शायद माहौलियाती अवामिल या फिर दूसरे जो अवामिल हैं उनका भी इसमें किरदार हो। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसकी एक क्वालिटी ये है कि इन तरह की जो मकड़ी होती है ना, उनको गेनैंड्रोमॉर्फ स्पाइडर कहा जाता है। और ये एक तरफ से मेल एक तरफ से फीमेल होते हैं, लेकिन अगर इनकी डेंजर के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह हसनैन ने कहा कि ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं होते, नॉर्मल स्पाइडर की तरह ही बिहेव करते हैं, तो ज़्यादा डरने वाली बात भी नहीं होती। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, तो किस तरह से मतलब ये, और उस तरह से जिस तरह से लोग इसको देखते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं। हमने अक्सर देखा कि हम कीड़े मकोड़ों की खबरें तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस तरह की यूनिक खबरें जब आती है ना तो हम भी हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। फबी आलाई रब्बी को माफ़ ज़ुबान, और तू अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे मौसम से रिलेटेड, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बताया है कि आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द खुश्क मौसम की पेशगोई है, और पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद है। जबकि मैदानी इलाकों की बात की जाए तो खुश्क और सर्द हवा चलने से मौसम में सिकड़ाव महसूस हो रहा है, और सर्द खुश्क मौसम की पेशगोई के बायस फ़ज़ा में नमी कम हो जाती है, जिसके नतीजे में स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगती है। लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। और इसी सिलसिले में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों से मुतासर होने वाले मरीजों में तेज़ी से इजाफा भी होता जा रहा है। गुज़श्ता एक महीने की बात की जाए तो शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा आंखों, जल्द और सीने के अमराज में मुब्तला 60,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि हज़ारों शहरी दमा या सांस की तकलीफ में मुब्तला है। अस्पतालों से वो रुजू भी कर रहे हैं। और मौसम की मजीद सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन साहब। जवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूँगा कि पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, और पहले हमने देखा कि जिन पिछले सीज़न में जो बारिशें थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि हमसे संभाली नहीं गई और सैलाब आ गया। अब जो सीज़न है बर्फ़बारी का या फिर बारिशों का, वहाँ पे खुशहाली हमें नज़र आ रही है। सो ये सीज़न भी पिछली सर्दियों की तरह खुश्क रहेगा, या आने वाले दिनों में कोई अच्छी न्यूज़ है? और ये बारिशें जो नहीं हो रही है इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले सीजन से जो है ये मिलता जुलता है, क्योंकि पिछले साल सीजन में भी एक वीक लानीना पैटर्न जो है वो हमारे विंटर सीजन में मौजूद था,
और इस दफा भी आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि लानीना के हवाले से काफी ज्यादा बात की जा रही है। इस साल भी जो है ये वीक टू मॉडरेट स्टेट में जो है वो हमारे विंटर सीजन को इफेक्ट करा है, लेकिन ये एटलीस्ट दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो इसके ज़ेर असर जो है वो अमूमन यही होता है कि अगर ये मानसून सीजन में आता है तो मानसून की बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से ज्यादा हो जाती है, फ्लडिंग सिचुएशन होती है। और अगर यही पैटर्न विंटर सीजन में आ जाए तो फिर इससे वजह से जो है वो सर्दी की जो बारिशें और बर्फबारी होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो सिलसिला होता है, वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते से जो है, यानी कि आखिरी इस साल के आखिरी दिनों में जो है वो ये पैटर्न जो है एक तो काफी हद तक वीक होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद इस बात की है कि जनवरी 2026 तक ये काफी हद तक न्यूट्रल कंडीशंस की तरफ चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो बारिशें और बर्फबारी के जो ये जो सिलसिले हैं, ये 2026 के बिल्कुल स्टार्ट में या दिसंबर के बिल्कुल आखिरी हफ्तों में जो है ये काफी हद तक बेहतर होना शुरू होगा इंशाल्लाह। वेरी अच्छा गुड। जवाद साहब, अब से कुछ अर्सा पहले हम सुन रहे थे जो वेदर फोरकास्ट था उसके मुताबिक कि शायद कराची की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वहां पर सर्दी जो है वो ज़्यादा होगी और कराची वाले भी इंजॉय करेंगे, इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही थी। एक प्रॉपर वेदर जो विंटर सीजन है वो कब से शुरू होगा? देखिए, सर्दी इस साल कराची में ओवरऑल पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह काफी हद तक नॉर्मल ही रहेगी। कुछ हद तक जो है वो जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो मामूल से कुछ हद तक कम है, यानी कि 1 से 2 डिग्री, ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मामूल या मामूल से 1 से 2 डिग्री इस वक्त ज्यादा भी चल रहे हैं। दोनों में कॉन्ट्रास्ट जो है वो काफी ज्यादा है। प्रॉपर सीजन जो कराची में अमूमन शुरू होता है वो मिड ऑफ दिसंबर के आसपास शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ प्रॉपर सर्दी आ गई है, जिसमें आप जैकेट्स का इस्तेमाल और इस तरीके की सारी चीजें शुरू हो जाए। तो उम्मीद यही है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जो है ये प्रॉपर विंटर सीजन शुरू हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जवाब भी, आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर जैन में जाके 2026 में आपको बर्फबारी या फिर जो बारिशों का स्पेल है वो नजर आएगा। लेकिन अब ये एक महीने की बात है, अब एक महीना जो पिछला है जो आज से लेके दिसंबर तक है, इस महीने में हमें ओवरऑल पूरे मुल्क में पहाड़ी इलाकों में खुशहाली ही नजर आएगी, या कहीं ना कहीं इस महीने में भी और इन दिनों में भी आपको बर्फबारी या फिर बारिश देखने को मिल सकती है? देखें, सिस्टम्स आएंगे, लेकिन लानीना की वजह से एक तो ये काफी हद तक वीक रहते हैं और दूसरा ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जो है वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाते हैं। अभी जैसे आज शाम रात से जो है वो एक काफी वीक सिस्टम जो है जो बिल्कुल हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इफेक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन एक तो ये काफी हद तक वीक रहेगा, दूसरा मैक्सिमम 36 से 48 घंटे रहेगा। तो उन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, कहीं मॉडरेट बारिश, और पहाड़ी इलाकों में जो बिल्कुल जो हमारे अपर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की फुल्की कहीं जो है वो बर्फबारी भी हो सकती है। इसके बाद थ्रू आउट नवंबर जो है वो काफी हद तक मौसम कोल्ड एंड ड्राई ही नजर आ रहा है। फिर दिसंबर के पहले हफ्ते के एंड पर यानी कि 7 से 10 दिसंबर के आसपास भी इसी तरीके का एक सिस्टम नजर आ रहा है। मिड ऑफ दिसंबर यानी कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते के बाद से जो है वो इन सिस्टम्स में एक तो बेहतरी होगी, इनका फैलाव थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और इनकी शिद्दत में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। एक वजह ये कि जो लानीना है वो वीकर स्टेट्स में जाना शुरू होगा। जैसे जैसे ये पैटर्न कमजोर होता चला जाएगा, मगरिबी हवाओं के जो सिस्टम है हमारे रीजन में उनमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी आती चली जाएगी। बारिशें होंगी, सिस्टम आएंगे, लेकिन काफी हद तक वीक होंगे और बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। सही। अच्छा जवाद साहब, अब से 2 रोज पहले डीजी एनडीएम में भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2026 में 22 से तकरीबन 25% तक जो है वो बारिशें होंगी। क्या ऐसा ही है या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से? बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती हैं, उन्होंने जो अपडेट्स दी होंगी उस इदारे ने, वो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के ऊपर जाहिर सी बातें चीजें उस पर होती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी तकरीबन 6 महीने 7 महीने मौजूद हैं मॉनसून सीजन आने में। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी दफा अब ऐसा होता है कि इस तरीके की जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती हैं उसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें एक जनरल आइडिया जरूर हो जाता है कि आने वाला सीजन किस तरीके से रहेगा। करंटली जो ये वेदर पैटर्न्स, जो वेदर फिनोमेना ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं, लानीना से हम अभी न्यूट्रल फेस में जाना शुरू होंगे। मौसम में बहार का जो सीजन है हमारा वो पॉसिबल है कि न्यूट्रल फेस में हो, तो मौसम में बहार में जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं न्यूट्रल फेज में अमूमन। लेकिन अगर या न्यूट्रल फेज अगर ज्यादा लॉन्ग
लॉन्गर टाइम में कंटिन्यू नहीं करता है, एल नीनो सीजन पैटर्न आना शुरू हो जाता है मॉनसून के आते आते, तो एल नीनो जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट करता है। इसमें मॉनसून की जो बारिशें हैं वो मामूल या मामूल से कम हो जाती हैं, और अगर यही चीज सर्दी में आ जाए तो ये अच्छी बारिशें भी ले आता है। ये बेसिकली दोनों फिनोमेना जो है ये अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले हम जब बात करते थे आपसे भी या फिर डीजी साहब से बात करते थे, जो भी प्रेडिक्शंस होती थी वो उस तरह से हमें होती हुई नज़र आती थी, लेकिन अब वजह ये है, क्योंकि मुझे लगा है कि जब हमने पिछली प्रेडिक्शन ली थी मॉनसून की, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि इस सीज़न में जो गुजरा है कि मामूल से बहुत कम बारिशें होंगी, वो हमने देखा कि मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें होगी। सो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आपके कहने का मकसद ये है कि हम चीज़ों को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में? नहीं, देखें, जो पिछला मॉनसून सीजन गुजरा है उसमें चाहे हमारे से बात हुई हो या पीएमडी हो, सबकी जानिब से यही इशारे थे कि मामूल या मामूल से ज्यादा बारिशें रहेंगी। लेकिन जो फ्लडिंग अच्छा, सिचुएशन हमारे शो में महकमा मौसमियात ने बताया था कि मामूल से बहुत कम बारिशें होंगी। अच्छा, इसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अमूमन यही था। ओवरऑल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स नजर आ रहे थे उसमें यही था कि मामूल या मामूल से ज्यादा बारिशें रहेंगी। लेकिन इस साल जो काफी ज्यादा फ्लडिंग सिचुएशन हमने देखी, कुछ 2-3 इवेंट्स कश्मीर की साइड पे, हमारे अपर एरियाज की साइड पे, और पंजाब में चकवाल की साइड पे जो है उस तरीके के कुछ गैर मामूली इवेंट्स जरूर हुए, जिसकी वजह से फ्लडिंग सिचुएशन में जो है वो काफी हद तक पानी जो है वो ज्यादा आना शुरू हो गया था। तो यही सिचुएशन है। सेकेंडली, आपकी जो बात है वो भी काफी हद तक जो है वो अब दुरुस्त है कि लॉन्ग रेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हुआ करती थी, हमें 3-4-5 महीने पहले भी एक जनरली आइडिया हो जाता था सीजन का, वो अब करना जो है वो काफी हद तक मुश्किल भी होता चला जा रहा है, क्योंकि चीजें और ये जो वेदर फिनोमेना है जो ग्लोबली इफेक्ट करते हैं, ये इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, इनमें इतनी तेजी से शिफ्ट आ जाता है कि इतना आगे की वो करना जो है वो अब काफी हद तक जो है वो एक तो उसका फेलियर रेट भी ज्यादा बढ़ गया है, और फिर जब इतनी ज्यादा तेजी से चीजें चेंज होती हैं, जिस तरह हमने अभी मानसून 2026 की भी बात करी कि अभी 6-7 महीने हैं, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बेसिकली अब जिस एरा में हम दाखिल हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, उसमें बेहतर यही है कि फोरकास्ट को जो है वो शॉर्ट टर्म रखा जाए, या मैक्सिमम लॉन्ग रेंज पे जाते हैं तो 1-1.5 महीने पे रखा जाए। उसमें एक तो आइडिया, जनरल आइडिया ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और उसमें एक्यूरेसी भी कुछ हद तक जो है वो बेहतर हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से जवाब साहब, मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी कि स्मोक से लाहौर काफ़ी इफेक्टेड है, और जिस तरह से ये आंखों की, जिल्द की, सीने की बीमारियां रिपोर्ट हो रही हैं, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी ये सिचुएशन रहती है। तो क्या कितना इस हवाले से कहा जा सकता है, ये दुरुस्त होगा कहना कि जब बारिशें हो जाएं तो स्मोक जड़ जाएगी? देखें, बारिशें होती हैं तो आपको पता है कि टेम्पररी बेसिस पे जो है वो स्मोक जरूर खत्म होती है, क्योंकि ये बेसिकली टॉक्सिक धुआं है, व्हीकल एमिशंस हैं, इसमें क्रॉप्स बर्निंग भी ऐड हो जाती हैं, और फिर हवाएं जब चेंज होती हैं इन सीजन में, तो वो बेसिकली इन सारे एरियाज में आके जो है वो स्टक हो जाता है। जब बारिश बरसाने वाला सिस्टम आता है, विंड पैटर्न्स चेंज होते हैं, हवा चलना शुरू होती है, तो उसमें कुछ हद तक रिलीफ मिलता है। बारिश होती है तो उसमें फिर बड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो जितना टॉक्सिक धुआं होता है वो बारिश के साथ साथ जो है वो नीचे इसकी लेयर्स आना शुरू हो जाती है, जमीन पे आके वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। आपको पता है कि बारिश होती है 2-4-5 दिन, मैक्सिमम हफ्ता दिन जो है वो एयर क्वालिटी काफी हद तक बेहतर होती है, लेकिन फिर अगेन व्हीकल एमिशंस तो हो ही रहे हैं, जो क्रॉप्स बर्निंग की वजह से जो धुआं क्रिएट हो रहा है वो दोबारा हो ही रहा है। ये एक सिस्टम आता है, वो निकल जाता है, दोबारा जब हवा का पैटर्न चेंज होता है और अगेन ये धुआं आना शुरू होता है, तो फिर वो स्मोक का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बारिश इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। बेसिकली जो कोर सोल्यूशन है, जो कोर रीजंस है हमारे, जहां से ये सारी चीजें इमिट होती हैं, उसे कंट्रोल हम करें तो काफी हद तक जो है वो बेहतरी हो सकती है इससे। अच्छा, लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि 2-3 साल से हम ये पैटर्न देख रहे हैं, और हमें और ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो पाकिस्तान के वेदर की बात कीजिए तो अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है जो कि ड्राइएस्ट मंथ होता है, लेकिन 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इसके साथ नवंबर भी ऐड हो चुका है। सो ये पैटर्न भी आगे जाके हमें ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा, इसको वापस ये पुरानी तरफ हम जाएंगे और नवंबर में आपको बारिशें और बर्फबारी का इनिशियल स्पेल नजर आएगा? देखिए, ये पैटर्न जो है ये ग्लोबली चेंज होते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि विंटर सीजन में ये लानीना पैटर्न जो है ये 12 जो है वो आता चला जा रहा है। अमूमन ये जो पैटर्न हुआ करते थे, ये तकरीबन 1 साल, 1.5 साल, कभी कभी यार ये 2 साल भी ये कंटिन्यू कर जाते थे, और इनमें जो ये शिफ्ट आता है ये काफी हद तक स्लोली आता था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इसमें जो शिफ्ट आना शुरू हुआ है, ये तकरीबन
एक साल के अरसे के अंदर ही जो है ये काफी हद तक दोबारा रिपीट हो जाते हैं। जिस तरह लास्ट विंटर्स में हमने देखा लानीना था, बारिशें जो है विंटर सीजन की वो मामूल से 40 से 50% कम हुई। एक लिटरली एक ड्राउट अलर्ट्स हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ शहरों में आना शुरू हो गए थे, स्पेशली इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो ड्राउट के हवाले से काफी सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन अगेन अब मुश्किल से एक साल ही हुआ है, ये विंटर सीजन शुरू हुआ है, दोबारा ये पूरा ग्लोबली ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट होके दोबारा लानीना पे आ गया है। तो अगेन विंटर की जो बारिशें हैं वो हम इस वक्त जो है वो लिमिटेड देख रहे हैं। तो आने वाले सालों में भी ये पैटर्न जितनी तेजी से तब्दील होंगे, उतनी तेजी से ही जो है हमारे सीजन में भी जो है वो शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो बारिशें हो, चाहे वो गर्मियां हो, चाहे वो सर्दी की बारिशें या बर्फबारी। सही, थैंक यू सो मच वेदर एनालिस्ट मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम लोग इन डिटेल बात कर रहे थे ये जो बीमारियां बारिशों की वजह से, बारिशें नहीं होने की वजह से हो रही हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं, इस हवाले से यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात कर लेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इस मुल्की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से बासानी शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच श्रीलंका ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग की दावत दी और जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन स्कोर किए। ब्रायन बेंट 49 और कप्तान सिकंदर रजा की 47 रन की साथ वो नुमाया रहे। जवाब में श्रीलंका की टीम 163 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान दसुम छानका ने सबसे ज्यादा 34 रन की इनिंग्स खेली और अब सीरीज के तीसरे मैच पाकिस्तान की टीम हफ्ते की शब श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी। बिल्कुल ऐसी पे बात करने के लिए अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से जीता, जिम्बाब्वे श्रीलंका से जीता, क्या अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो कल वाला मैच है, आप भी इसको अपसेट समझते हैं या फिर जिम्बाब्वे ने आउट ऑफ स्किन्स खेला और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और इसकी वजह से उनको जीत मिली? आई थिंक जो सिकंदर रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपने गौर से सुना हो ना, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि उन्होंने कहा था आई कैन रीड द रूम, मैं यहाँ सबके चेहरे पढ़ सकता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप लोग जो है ना हमें जिम्बाब्वे की टीम को ना कुछ ज्यादा चांस नहीं दे रहे, और आप लोग को हम अगर हरा देंगे तो अपसेट जरूर होगा, लेकिन हमारे लिए वो अपसेट नहीं होगा। हमने बड़ी मेहनत की हुई है, हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, हम बहुत अच्छी टीम लेके आ रहे हैं और हमारी पीछे काफी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था और अपनी टीम को जो एक्सप्लेन किया था, जिस तरीके से अपना मुद्दा बयान किया था उस प्रेसर में, तो उससे लग रहा है कि वो वाकई बहुत डिटर्मिन्ड है। और हमने सिकंदर रजा को देखा है, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी कमिटमेंट टू द गेम और स्पेशली टू हिज क्राफ्ट, और अपनी परफॉर्मेंस को लेके बहुत क्लच प्लेयर हैं वो। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दी पहले मैच में, और जिस तरह का कल उनका पहली मतलब श्रीलंका ने टॉस जीत के उनको बैटिंग करने का जो है ना वो दावत दी जब, तो उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, उससे लग यही रहा था कि दे आर गिविंग इट देयर ऑल, और इसमें कोई शक नहीं था कि दे आर पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो उनकी थी, लेकिन मतलब जहां तक जिम्बाब्वे को आप जितना क्रेडिट दें उतना कम है, लेकिन उतना आप देखें थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म श्रीलंकन टीम को भी जाता है कि मतलब इट वाज मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट श्रीलंकन टीम्स। अगर आप टी20 स्क्वाड उनका देखें, उनकी फॉर्मेशन देखें, तो वो बुरी टीम तो कहीं से भी नहीं थी, और वो कहीं से भी कोई हल्का स्क्वाड कहीं से भी नहीं था। अच्छी खासी जो है ना श्रीलंका की टीम ऑन पेपर जो है वो देखी जाए तो वो बनती है, और उसको देखते हुए इट वाज अ मिजरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। मतलब टोटल एक कहते हैं ना उसको, गेम में आता था टोटल एनाहिलेशन, आई थिंक मॉर्टल कॉम्बैट या ऐसी कोई गेम में वो बोलता होता था बड़ा वो उसके साथ विगर के साथ। तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी कल का मैच देख के और उसका स्कोर कार्ड खासतौर पे स्टडी करके, कि बिल्कुल टोटल कंप्लीट जो है ना वो डिस्ट्रक्शन थी जिम्बाब्वे की तरफ से। सिकंदर रजा ने अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल करनी इस मैच में, विच शोज यू कि वो कितने ऑफ लेट खास तौर पे कितने जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में खास तौर पे। तो अपसेट तो देखें, अगर आप फॉलो करते आए हैं क्या कहते हैं सिकंदर रजा की क्रिकेट को और उनकी बातों को, उनको देखते इनको स्टडी करते रहे, तो आपको आप अपसेट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये उन्हीं की क्या कहते हैं जो जो क्या कहते हैं मेहनत है उसका नतीजा है।
और क्या कहते हैं, और T20 क्रिकेट इज एज इज। बिल्कुल अली, अभी आप कुछ भी सिकंदर हो की सकता है। बात कर रहे थे, मैं उसी सवाल की तरफ आ रही थी। जिस तरह से आपने उनकी बात की, काफी हैरानकुन तसलसल के साथ उनकी परफॉर्मेंस सामने आई और काफी अरसे से वो अच्छी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एक जिम्मेदार बैटर के तौर पर आप उनको कैसे देख रहे हैं? एक जिम्मेदार बैटर, एक जिम्मेदार कप्तान। बॉलर, एक जिम्मेदार कप्तान, एक जिम्मेदार फील्डर। फील्डर। उनको मतलब एक जिसको मतलब इतने उससे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल एक लेट ब्लूमर की क्रिकेट में, ठीक है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती कि उन्होंने जो परवान चढ़ा है सो लेट इन हिज करियर। आई थिंक उससे अच्छी एग्जाम्पल मिलती नहीं है। और उनकी फिटनेस को देख लें आप, उनकी डेडिकेशन को देख लें आप, उनकी किसी भी चीज को देख लें, उससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं मिलती। खासतौर पे उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट टू द गेम को देखें। ही इज अ रियल एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट। जहां जाते हैं क्रिकेट को और इन इन इट्स रियलेस्ट फॉर्म, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि सिर्फ दिल से खेलने वाली जो क्रिकेट होती है ना, कि मैं सिर्फ अपने मतलब प्योर जॉय के लिए खेलने वाला, बेस्ट चीज रिप्रेजेंट करने वाली क्रिकेट, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच इज ग्रेट टू सी। और आई थिंक उनसे अच्छा इस टाइम एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट नहीं है। बॉर्न इन सियालकोट, प्लेइंग फॉर जिम्बाब्वे, रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री इन पाकिस्तान, विनिंग मैचेस अगेंस्ट श्रीलंका। आई थिंक ये ट्रू ग्लोबल स्पिरिट इससे बड़ी एग्जांपल हो नहीं सकती। अच्छा, क्या वजह है कि इस पूरे टूर पे अभी तक श्रीलंका की टीम कोई भी मैच नहीं जीत सकी है? उनके डग आउट में जयसूर्या भी मौजूद हैं, उनके पास प्लेयर्स का पूल भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट पूल है, कोई ऐसा पूल नहीं है कि जो पाकिस्तान को या जिम्बाब्वे को शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन अभी तक वो जीत से कासिर हैं। देखें, टीम स्ट्रेटेजी ओवरऑल मेरे ख्याल से फेल कर गई। थोड़ा सा मोरल डाउन है प्रोबेबली डग आउट में उनके। ओवरऑल जो चीजें स्टिक करनी चाहिए, जो चीजें क्या कहते हैं ग्लू करनी चाहिए, जो चीजें क्या कहते हैं क्लिक करनी चाहिए एक साथ, आई थिंक कल तो कुछ भी क्लिक नहीं हुआ उनका। पहले बॉलिंग में बेनेट की मैं बात करूंगा। बेनेट ने पहले मैच में भी 49 किया, दूसरे मैच में 49 कर गए, तो अनलकी रहे दोनों मैचेस में 50 ना कर सके। लेकिन ये कि बॉलिंग को बड़ा अच्छा काउंटर किया उन्होंने श्रीलंका की। और श्रीलंका जिस हिसाब से अपने प्लान्स मतलब लग नहीं रहा कि अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए खेल रहा है। रिएक्टिव अप्रोच थोड़ी सी लग रही थी। समझ नहीं आ रही थी कुछ चीज जगहों पे। हालांकि शानका बड़े एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं और श्रीलंका की टीम में अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। ये नहीं कि उन्होंने कुछ 4 डेब्यू खिलाए हुए थे, 3 डेब्यू, या कोई बहुत नए प्लेयर्स खिलाए हुए थे। अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे श्रीलंका की टीम में। ओवरऑल मतलब एक बहुत मिजरेबल डे था श्रीलंका के लिए। नथिंग गोइंग राइट, सही। मतलब नथिंग गोइंग राइट एट ऑल वाला सीन था। तो मतलब उसके जब इतनी मिसेबल परफॉर्मेंस हो, हमने पिछले कुछ अरसे में तो पाकिस्तान के लिए भी एक कुछ क्या कहते हैं बातें की हैं, बट उसके ऊपर आप और इतनी से मतलब मजीद क्या ही कह सकते हो। सही। अच्छा अली, अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, आपको क्या लगता है? अभी तक एक मैच भी नहीं जीते, क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? आई थिंक प्रोबेबली अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर ही वो काम करेंगे, अपनी टीम कोहेजन के ऊपर ही, ताकि वो चीजें क्लिक कर सकें, उनके प्लान्स एग्जीक्यूट हो सकें। देखें, आपको बॉलिंग को भी इन टैंडम काम करना होता है, बैटिंग को तो मोस्ट डेफिनेटली इन टैंडम काम करना होता है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे, क्योंकि देखें इस टाइम पे और उनका कोई साथी नहीं हो सकता, वही एक दूसरे के साथी हो सकते हैं, वही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दे हैव टू ओपन कम्युनिकेशन लाइंस विद ईच अदर। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे से ही नाराज लग रहे थे, कि एक दूसरे से ही खफा हुए हुए हैं कि नहीं मैं नहीं खेलता तेरे साथ, ना जा, मैं घर जा रहे हैं। वो मतलब वो मुझे वो वाकई में ये फीलिंग आ रही थी कि वो आपस में दे हैव टू बी कम्युनिकेटिव, दे हैव टू एक्सप्रेस देयर हार्ट्स आउट ऑनेस्टली। आई थिंक वो कल के मैच के बाद दे वुड हैव डन इट प्रोबेबली। और उसको उसी चीज को बेहतर करके अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन और अपनी स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन, उसी को वो मतलब लेट्स सपोज कि कल के मैच में तो हुई नहीं ना, और उसी चीज को अगर वो लेट्स सपोज 50% भी बेहतर बना लेते हैं अगले मैच में, आई एम श्योर आपको एक 100% बेहतर टीम देखने को मिलेगी ग्राउंड में। बिल्कुल ऐसे। और ये मुझे बताइएगा कि अब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर श्रीलंका वहां से नहीं जीतता तो फिर जो हम अपने माइंड में बनाए हुए थे कि पाकिस्तान का फाइनल श्रीलंका के साथ होगा, शायद ऐसा भी हमें देखने को ना मिले। सो कल के मैच में तो श्रीलंका मेरे ख्याल है कि ऑल आउट आएगा और वो कोशिश करेगा कि किसी तरह से पाकिस्तान को वो शिकस्त दे। सो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए? दे हैव टू बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान थोड़ा सा लाइटली भी ले सकता है मैच को, और ये वजह भी हो सकती है कि पाकिस्तान हार जाए। टू
टू कीप द टूर्नामेंट अलाइव एज वेल, थोड़ा सा स्पाइस अप कर दे गेम को। बट ये पाकिस्तान हो जाता है, वी गेट कंप्लेसेंट और हम लाइटली ले लेते हैं चीजों को। अक्सर ऐसी कि जब हम बड़े मैचों में दूसरी टीम के 7-8 आउट कर लेते हैं, फिर हम आखिरी पेयर से 60-70 रन खार लेते हैं और फिर हमारे लिए टारगेट बड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इस मैच का जो है ना, वो मतलब हो भी सकता है पाकिस्तान के लिए कि कि हम इसको लाइटली ले लें कि यार वो उनकी टीम जो है ना वो तगड़ी नहीं चल रही, वो हार रही है मैच, जिम्बाब्वे से हार गई, हम मैच लाइट ले ले, हमने जो है ना टीम कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया। तो और मोर देन लाइकली है कि हम करें कुछ 1-2 चेंजेस तो हम करेंगे और उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं, हो सकता है कि मैच थोड़ा स्पाइस अप हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। किस तरह की चेंजेस आप देख रहे हैं, जिसका भी अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो किस तरह की चेंजिंग्स होनी चाहिए, आपकी क्या प्रेडिक्शन है आई पाकिस्तानी एम टीम? थिंकिंग प्रोबेबली हम चेंजेस देखेंगे तो बॉलिंग सेक्शन में शायद देख रहे होंगे। मतलब कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं, हम एक वन स्मॉल चेंज ही शायद देख रहे हो। हम शायद हारिस रऊफ की जगह नसीम को देख लें एट बेस्ट। और शायद हम क्या कहते हैं, या तो मतलब इतनी कोई बड़ी चेंजेस नहीं, मतलब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सेम स्क्वाड के साथ ही देखें या एट बेस्ट एक ही चेंज देख लें। इससे ज्यादा हम कोई सही। कोई खास अच्छा चेंजेस नहीं अली, करेंगे। नाउ नाउ वी विल मूव ऑन टू द बिग मैच जो कि आज होना है, और वो मैच पाकिस्तान में नहीं होना बल्कि वो मैच दोहा में होना है। दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। श्रीलंका की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान का मोराल काफी हाई है। पाकिस्तान के जो नौजवान लड़के, उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी, उन्होंने यूएई को वन साइडेड शिकस्त दी। सो कितना इंपॉर्टेंट ये मैच है। और एशिया कप की अगर बात की जाए, चाहे वो इमर्जिंग हो या दूसरा हो, उसमें श्रीलंका का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। इनकी बड़ी लो कैटेगरी की टीम भी पाकिस्तान को, इंडिया को हरा देती है। सो आज के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, उधर ग्रुप ए और ग्रुप बी के टॉपर्स का सेमीफाइनल है और वहां से पाकिस्तान है, यहाँ से श्रीलंका है, मतलब यहाँ से पाकिस्तान है, वहां से श्रीलंका है। तो ऑब्वियसली टाकरे का मैच है, प्रॉपर मैच है। और सॉरी, ग्रुप बी श्रीलंका सेकंड टीम थी, सॉरी माय बैड। जी जी। बट ये कि श्रीलंका ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और क्या कहते हैं, अच्छी टीम रही है। और ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स में हमेशा श्रीलंका की जो ऐसी टीम आती है वो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि जज्बे की बात होती है। और क्या कहते हैं, वो एक अगेन वो ग्रुप ऐसा आता है कि वो स्पिरिटेड होता है काफी, जो कि इनकी बड़ी टीम से जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो स्पिरिट मिसिंग थी श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान में खेलती है। जो हमारी राइजिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान के, खास तौर पे उनसे बड़ी, खास तौर पे इंडिया वाले मैच के बाद तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो स्पिरिट दिखाई और जो मैच खेले हैं, वो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए, उनसे जो जो चीजें मुतवक्का थी वो बहुत ऊपर चली गई हैं। सो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि वो सेम स्पिरिट, सेम जज्बा, सेम स्किल, सेम गेम प्ले लेके आते हैं गेम में और ये सेमीफाइनल भी जीतते हैं और फिर फाइनल में जाते हैं और हमारा नाम दोबारा रोशन करते हैं। फिर इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है। सही। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि माँ सदाकत पर कितना रिलाई कर सकती है टीम? देखिए, माँ सदाकत पर ऑलरेडी बहुत टीम रिलाय कर रही है और करना भी चाहिए। वो ऑलराउंड कैपेबिलिटी जो दिखा रहे हैं अपनी, जो पहले भी उन्होंने दिखाई है। आप देखें, हांगकांग थिंकिंग्स जो पाकिस्तान टीम जीती, उसका भी ही वाज अ बिग पार्ट ऑफ इट। और उन्होंने वहां पे भी अपना यही स्किल दिखाया कि ब्लॉक होल में बॉलिंग कराते हैं, रन रोक देते हैं, ड्राई अप कर देते हैं। बॉलर जो है, बैटर जो है, वो जबरदस्ती शॉटें मारने जाता है और वो विकेट देता है। और वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं एक एंड से कि खुद भी विकेट लेते हैं और जो अगले एंड से बॉलर आता है वो भी विकेटें लेता है। बिल्कुल। तो ये एक उनकी कैपेबिलिटी है कि मैं जरूरी नहीं है कि सारी विकेटें वो ले रहे हो। वो उस तरह की बॉलिंग कराते हैं जैसे अब्दुल रहमान कराते होते, सईद अजमल और अब्दुल रहमान, कि अब्दुल रहमान आके बिल्कुल सुखा देते थे रन्स को, इतना प्रेशर क्रिएट करते थे और दूसरे एंड से सईद अजमल आते थे और विकेट ले जाते थे। तो माँ सदाकत की बिल्कुल बॉलिंग वाइज वो कैपेबिलिटी है और बैटिंग वाइज तो वो आके जो है ना, जो जो क्या कहते हैं, जो तेज कलाइयां हैं उनकी, जो जान भी है उनके अंदर और जो जो हिटिंग कैपेबिलिटी भी वो रखते हैं, इट इज अमेजिंग। माशाल्लाह, इट इज सो रिफ्रेशिंग। मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे ऊपर हमारी टीम में साइम अयूब खेल रहे हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो है ना सिमिलर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक और प्लेयर तैयार हो रहा है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन स्टैचर और हिटिंग एबिलिटी भी है,
बॉलिंग एबिलिटी भी है, बिल्कुल फील्डिंग भी ऐसी। बहुत अच्छा अच्छी अली, मुझे ये क्विकली बताइएगा कि हमने देखा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में, बल्कि एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप की बात की जाए, वर्ल्ड कप की बात की जाए, वहाँ पे तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर तिलक वर्मा उसके बाद हमें इंडिया की मैन टीम में नजर आए, उस मैन टीम में वो परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस तरह से मास सदाकत है, शाहिद अजीज है, अरफात मिनहास हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइस जो कि परफॉर्म करते हैं इमर्जिंग लेवल पे। हमने देखा है हमारा अंडर 19 का इमर्जिंग का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन क्या वजह है कि हम उस टैलेंट को मैन टीम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और उनको जिस तरह की जगह प्रोवाइड की जानी चाहिए मैन टीम में, वो नहीं देते हैं हम। देखें, इस टाइम पे जो मैं ये बड़ी जेन्युइन और दिल से बात कर रहा हूँ कि ये राइजिंग स्टार्स में जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, दे आर द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। यस। वो जेन्युइन राइजिंग स्टार्स हैं और वो जेन्युइन फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। बी इट रफात मिनहास, बी इट मास सदाकत, बी इट शाहिद अजीज, बी इट अहमद दानियाल, बी इट इरफान नियाजी, ये जेन्युइन फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। और हमें इनको शेप करने के लिए ना प्रॉपर हमें जो है ना एक्सटेंसिव प्लान्स चाहिए फ्यूचर के। हमें एक प्रॉब्लम ये हमने बहुत दफा डिस्कस कर लिया हसनैन, आपने और मैंने तो खास तौर पे, बिल्कुल। कि हमारे क्या कहते हैं, कोचेस को नहीं पता होता कि मैंने कितने अरसे तक काम करना है। हमारी टीमों को नहीं पता होता हमने कौन-कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं। हाँ हाँ। हमारे क्या कहते हैं प्लेयर्स को नहीं पता होता मैंने खेलना किस टीम से है, मैंने किस कोच के अंडर खेलना है, मैंने कब खेलना है, मैंने कब नहीं खेलना। तो ये इतनी अनसर्टेनिटी होती है ना कि उनको डेवलपमेंट की जगह आजकल पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाके डेवलप हूँ मैं। तो वो अपने पर्सनल कोचेज़, अपने पर्सनल क्लब्स में ही ट्रेन हो रहे होते हैं, वहीं पे डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसीलिए अपने पर्सनल कोचेज़ और क्लब्स का बड़ा हाथ होता है इनकी डेवलपमेंट में। बट देन अगेन अगर हम पीसीबी, ठीक है, इस चीज़ पे काम कर लें ना कि यार दे दें उनको कॉन्ट्रैक्ट्स कि भाई ये आप कोच हैं, इस टीम के कोच हैं, ये आपने 3 साल का प्लान हमें देना है, इस 3 साल के प्लान में आपने मुझे 3 इंटरनेशनल के प्लेयर्स डेवलप करके देने ही देने हैं। ठीक है? तब हम रिलाय कर सब भी सकें ठीक उस हो गया। प्लान के ऊपर। ठीक हो बिल्कुल गया। आप सही कह रहे हैं अली, कुछ ऐसी मसाइल हैं और उम्मीद करते हैं मसाइल जल्द हल हो जाएं। थैंक यू सो मच अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल बात कर रहे थे जो कुछ मैच में हुआ, जो अब आगे होगा और जो आज होने वाला है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।